नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने लेक्चर नंबर 11 के तहत जो हमारी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था भी कहते हैं, उसके अंतर्गत भाग 5 में देखेंगे राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति की योग्यता, और भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए किन किन मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। और ये भी हम देखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या वास्तविक लीडर होता है या वास्तविक नेता होता है, या फिर ये कह लें कि क्या भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, या फिर आप ये सोचो कि जो भारत का राष्ट्रपति है, क्या जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है और जो यूएसए का राष्ट्रपति है, क्या उन दोनों की शक्तियां समान हैं, इन दोनों में क्या कोई अंतर भी है। इन सब चीजों के या इन सब सवालों के जवाब आज आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे, और डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे क्या काम होता है संसद में, और किस तरीके से ये संसद को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने भाग 5 के तहत राष्ट्रपति को। तो देखो, इससे पहले भी हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। पहले ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, तो पहले देखनी है हमें निर्वाचन, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होगी, अर्थात जो राष्ट्रपति चुनकर आएगा। जैसे देख कहते हैं ना कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए चुनकर आएगा राष्ट्रपति, उसके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। उन योग्यताओं को हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये कितना राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां, विधायी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, ये सब आपको यहाँ पर ही दिखाई देगी। या न्यायिक शक्ति, किस तरीके से शक्तियां का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, वो यहाँ पर आपको सब कुछ पता लगेगा। और अध्यादेश निकालने की शर्तें, अर्थात अध्यादेश निकालने की शक्ति क्या होती है। तो शक्ति पे तो पहले बाद में जाएंगे, पहले ये देखेंगे कि आखिर अध्यादेश होता क्या है। फिर आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति मतलब अब तक के वर्तमान तक कितने व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। जैसे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ये है, और ये कौन से नंबर की हैं, ये जरा आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वरना आगे मैं चलकर आपको इसका आंसर दे दूंगा कि ये कौन से नंबर की है। तो इस तरीके से हम राष्ट्रपति को यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और शुरुआत करेंगे अपनी निर्वाचन के लिए योग्यता, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रपति क्या कहते हैं, वो जो हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति का पद है, वो ब्रिटेन के राजा के समकक्ष है। कि देखो, ज्यादातर जो प्रभावित है, हमारा संविधान ज्यादातर जो प्रभावित है वो किससे है, वो ब्रिटेन के संविधान से ही प्रभावित है। इसी वजह से देखो, जैसे ब्रिटेन में राजा वर्तमान में केवल नाम मात्र का होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी भारत में केवल नाम मात्र का ही होता है। वास्तविक शक्ति वास्तविक शक्तियां जो होती है वो पीएम के हाथ में होती हैं। जितनी भी शक्तियां होंगी केवल, लेकिन जो काम होंगे भारत में, वो सभी के सभी वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। लेकिन काम करेगा कौन, काम करेंगे पीएम। तो जितने भी काम करेंगे वो पीएम करेंगे, लेकिन नाम से होंगे सब के सब वो राष्ट्रपति के नाम से। अर्थात जितने भी संधि समझौते होंगे देश के, अपने देश के दूसरे देश के साथ, ये सब के सब आपके राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ये आप ध्यान रखें। लेकिन करेगा कौन, करेगा पीएम। जो वर्तमान पीएम होंगे वही यहाँ पर संधि समझौते करेंगे। तो वही यही कहा जाता है कि इसी वजह से कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन के राजा के समकक्ष माना जाता है। अर्थात इसका मतलब यूएसए जो है, यूएसए में क्या, यूएसए का जो प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति होता है, क्या उसके समान भी है भारत के राष्ट्रपति का पद? नहीं, उसके समान नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र की पावर है, लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति को सारी पावर मिली है। जैसे ऐसे कह लो कि यूएसए का प्रेसिडेंट, यूएसए का राष्ट्रपति और भारत का पीएम, इनके पास दोनों पावर है, अर्थात दोनों के समतुल्य है, दोनों ही बराबर पावर का सेवन करते हैं यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो यूएसए के राष्ट्रपति के समकक्ष ना होकर वो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समकक्ष बताया गया है इसमें। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो,
अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में। अब अनुच्छेद 53 कहता है, देखो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के हाथों में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां होंगी। तो जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सभी के सभी किस में निहित हैं? वो सभी की सभी अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल कैसे? देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन का अर्थात इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे? जैसे देखो, लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, विधान मंडलों के सदस्य शामिल होते हैं, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी शामिल होते हैं। दिल्ली प्लस पांडिचेरी, इतने लोग यहाँ पर निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा हो। तो ये जो निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है वो इस निर्वाचक मंडल में ये होते हैं, ये लोग होते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा निर्वाचन आगे बढ़ता है और इसको आगे लेकर और चलते हैं भी। अनुच्छेद 55 कहता है, अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये किस तरीके से होगी। देखो अनुच्छेद 55 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति या गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। केवल यहाँ पर मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमें राष्ट्रपति को पढ़ना है। और गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। और जो अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद धारण करेगा। जैसे देखते हैं ना कि नॉर्मली साधारणतः राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये जो पदावधि का वर्णन किया गया है वो आपका अनुच्छेद 56 में किया जाता है। ऐसे ही और इसी 56 में ही आपको ये दिखाया जाता है कि इसी में ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी यहाँ पर लगेगी। ये ध्यान रखना। तो कोई यहीं से सवाल पूछा था पीसीएस में कि राष्ट्रपति को पर महाभियोग जो लगाया जाता है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं। तो अनुच्छेद 61 भी आपको देखने को मिलेगा और अनुच्छेद 56 में भी इस तरह का वर्णन दिखाया गया है। देखो पदावधि मतलब 5 वर्ष से पहले भी ये इस्तीफा दिया जा सकता है इसको। और हालांकि देखो कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होगा, लेकिन यदि पदावधि कर दी जाए 5 वर्ष से पहले तो वो अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो व्याख्या की गई है पदावधि या महाभियोग की वो 61 में की गई है। हालांकि 56 में बहुत कम है, लेकिन 61 को ही हम ज्यादातर मानते हैं। लेकिन आयोग ने क्या करा कि दोनों ही आर्टिकल को दे दिया, इसी वजह से यहाँ पर दोनों को ही माना गया था। फिर अब है अगला अनुच्छेद 57। एक व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, अर्थात ऐसा नहीं है यूएसए की तरह, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट केवल और केवल 2 बार बन सकता है। एक व्यक्ति प्रेसिडेंट केवल 2 बार बन सकता है, ऐसा प्रावधान केवल और केवल यूएसए में। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि एक ही व्यक्ति भारत में कई बार निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 70वें संविधान संशोधन हुआ था एक 1992 में। इसमें कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल भी इसमें भाग लेंगे। अर्थात जो मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, जैसे लोकसभा बताई आपको, आपको राज्यसभा बताया, आपको विधानमंडल बताया, प्लस दिल्ली और प्लस पांडिचेरी। पांडिचेरी के सदस्य भी यहाँ पर क्या लेंगे, भाग लेंगे, क्योंकि इन्हीं केवल केंद्र शासित प्रदेश दो दिल्ली और पांडिचेरी में ही विधान सभा का गठन है। इसी वजह से यहाँ पर यहाँ के सदस्य भी इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और ये जो प्रावधान किया गया था, ये प्रावधान किया गया था 70वां संविधान संशोधन करके। और ये 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। फिर देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 58 कहता है कि अनुच्छेद 58 के तहत, अर्थात जो अनुच्छेद 58 में योग्यताएं दी हुई हैं, यदि कोई व्यक्ति उन्हें पूरा करता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य होगा। जैसे पहली कंडीशन सभी के लिए फॉलो होती है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ध्यान रखना, आयु 35 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 35वें वर्ष में चल रहा है वो राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। फिर वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा है वह पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो।
चौथी और भी कंडीशन बनती है, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न होने का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, इसी वजह से यहाँ पर ये प्रावधान किए गए हैं। तो चार पांच ये योग्यताएं होती हैं कि वह भारत, पहली कंडीशन तो सभी के लिए अप्लाई होगी जी, देखो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, पागल या दिवालिया ना हो। पांचवा, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये आपको यहाँ पर निर्वाचन के लिए योग्यताएं ध्यान रखनी होगी। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में क्या गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी वो देखते हैं जरा। देखो, जो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें होंगी कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। देखो, केवल योग्यता रखता हो लोकसभा बनने की, लेकिन वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है, अर्थात ना तो वो लोकसभा का सदस्य होगा और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य होगा। ऐसे ही यदि किसी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी उसकी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यदि किसी सदन का, मान लो यदि वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य है, तो जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वैसे ही उसकी सदस्यता, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा या राज्यसभा में से उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। यही आपको पीछे ही बताया था मैंने कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो ना हो। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलवाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अब अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है कि उसको उसके पद से हटा देना, पद से हटाना, ये होता है। अब ये भी ध्यान रखना कि हम अक्सर किसी भी पद के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग या महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल और केवल संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं किया गया। लेकिन हम साधारणतः व्यवहार में इन चीजों को बोल देते हैं, लेकिन बोलना भी क्या है, वो वहां भी कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग या महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल और केवल संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो देखो, राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है, राष्ट्रपति देश के हित के लिए काम नहीं कर रहा हो तो उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद को संभालने में सक्षम ना हो तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि कोई राष्ट्रपति और उल्टे सीधे काम कर दे तो वहां भी क्या है, उसके पद से हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? एक तो पीछे 56 था और ये 61, 61 ही मेन होता है, लेकिन 56 को थोड़ा सा याद रखना कि हाँ 56 भी होता है। तो यदि देखो, यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा तो उसे 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि हाँ जी आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। देखो, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा मैं आपको अभी आगे डिटेल पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, वो देखो। मासिक वेतन 5 लाख रुपए दिया जाएगा और जो क्या होगा, कर मुक्त होगा, अर्थात इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये कह लो कि आयकर, राष्ट्रपति की आय पर आयकर नहीं लगाया जाता। निशुल्क निवास स्थान प्राप्त होगा इन्हें, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। ऐसे ही कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। जब तक इनका कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति का, इनके वेतन भत्ते जो भी संसद द्वारा तय किए गए हैं वो इन्हें बराबर मिलते रहेंगे। और उसके बाद में रिटायर होने के बाद में इन्हें 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी जाएगी वार्षिक, सॉरी माह, ये प्रति माह दी जाएगी आपको। तो 1.5 लाख रुपए की पेंशन प्रति माह यहाँ पर इनको दी जाएगी। तो ये राष्ट्रपति के वेतन भत्ते होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति है। अब देखो, राष्ट्रपति पद की रिक्तियां कब हो सकती हैं आपकी, तो राष्ट्रपति के पद की जो रिक्तियां होंगी वो, या तो वो पहली कंडीशन ये है कि या तो वो त्याग पत्र दे दे, वह त्याग पत्र दे के भी राष्ट्रपति का पद रिक्त किया जा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। ये ध्यान रखना कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, इससे नीचे के कोर्ट में नहीं होगी, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। केवल और केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद में केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सामने आएगा। और या फिर
राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, आप ध्यान करो 56 और 61, और या फिर मृत्यु होने पर। तो पद की रिक्ति इन कारणों से भी हो सकती है: त्यागपत्र, अवैध इलेक्शन या निर्वाचन अवैध घोषित करने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, और मृत्यु होने पर। कुछ नोट भी आपका देखो। यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम अधिकतम क्या, ये कह लो कि 6 महीने के भीतर भीतर कराना आवश्यक होगा। यदि किसी भी तरीके से, जो मैंने आपको 4-5 पीछे के तरीके बताए भाई, या तो वो त्याग कर देते हैं, या मृत्यु हो जाए, या महाभियोग द्वारा हटा दिए जाए, या निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन बनती है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के अंदर अंदर कराना अनिवार्य होगा। उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक उसका कार्यभार संभालेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे कि अब देखो, यदि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया या राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति की जगह जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते, अर्थात 6 महीने के अंदर अंदर जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते, तो उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ये जरूर ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ और उपराष्ट्रपति लगा दो, तो वहां पर इसका ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाएगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति में, आप देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखो कौन कौन भाग लेंगे, ये अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, अच्छा अर्थात निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना, जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ये आप ध्यान रखना। मनोनीत कैसे, जैसे 12 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, ये भाग नहीं लेंगे कुल मिलाकर। तो संसद के दोनों सदन में के जो जो निर्वाचित सदस्य होंगे, अर्थात लोकसभा और प्लस राज्यसभा, दोनों के सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे, प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल एमएलए और एमएलसी ही भाग लेंगे यहाँ पर। केवल एमएलए और एमएलसी, अर्थात मनोनीत सदस्य यहाँ से भी भाग नहीं लेंगे। अर्थात ये कह लो कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे, इन दोनों में। दूसरा, अभी जो पीछे बताया था कि 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें भी क्या कर दिया गया, इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन हुआ, और विधानसभा का गठन होते ही तो क्या हुआ, यहाँ भी क्या होने लगे, एमएलए चुने जाने लगे। जो एमएलए चुने जाने लगे, तो इनको भी अधिकार दे दिया गया कि आप भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। देखो, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वेट थोड़ी डाउन है, इसी वजह से आवाज थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी आज। एक कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करके चलना। तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि क्या कहते हैं, देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 55 के तहत होता है। इसमें कहता है कि इसके लिए 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखो, सभी राज्यों में समरूपता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत कैसे, सभी राज्यों में समरूपता का सिद्धांत इस तरीके से कि जितने भी विधानसभा हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, ओ, तो इनके लिए जो वोट वैल्यू होगा वो सबको एक मान लिया जाए। सबका वोट वैल्यू एक ही होना चाहिए। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, भारत में विधानसभा का चुनाव होता है, तो वहां भी क्या है, वो समरूपता के सिद्धांत का ही पालन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक नागरिक की वोट वैल्यू एक ही है। सभाना, चाहे वो अंबानी हो और चाहे वो कोई कोई गरीब घर का व्यक्ति हो। यदि कोई गरीब घर का व्यक्ति है तो उसकी वोट का वैल्यू भी एक ही होगा, और चाहे वो अंबानी हो तो वो उसकी भी वोट की वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ भी क्या है, पहला जो सिद्धांत हम अप्लाई करते हैं वो सभी राज्यों में समरूपता का सिद्धांत अप्लाई करते हैं। दूसरा, संघ और राज्यों में समतुल्यता का सिद्धांत होना चाहिए। फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिद्धांत लागू होता है, और एकल संक्रमण में मत सिद्धांत लागू होता है। तो ऊपर की जो 2 पॉलिसी हैं, ये तो हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लागू नहीं करते, लेकिन 4 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिद्धांत लागू है, इसके तहत इलेक्शन करवा लिया जाता है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर भी राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। तो 2 प्रकार से ही राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान में भारत में होता है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और इन्हीं दोनों के बारे में हमें देखना भी है कि क्या से किस तरीके से निर्वाचन होता है। देखो,
तो देखो सभी राज्यों में समरूपता का सिद्धांत क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं कि सभी राज्यों में समरूपता कैसे होगी। देखो किसी भी राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हैं उसके वोट का वैल्यू निकाला जाता है। उसके वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, देखो वोट का वैल्यू इस तरह से निकाला जाएगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या को भी कौन सी जनगणना को आधार बनाया गया है, इसमें भी 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है, और उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लोगे तो मान लो उत्तर प्रदेश की कुल सदस्य संख्या, वो कुल जनसंख्या कितनी है, 1971 के अनुसार मान लो एक तरीके से 15 लाख या 15 करोड़ थी, या 15 लाख ही मान लो, आप मोटे तौर पर मान लो 15 लाख थी, ठीक। ये 1971 में जनगणना, और उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 400। ये हमने मान लिया, और उसके बाद में क्या करना है, 1/1000 से इसे भाग दे देंगे। तो वो 3 जीरो तो ये और 2 जीरो, पांचों की पांचों कट जाती हैं आपकी, और उसके बाद में क्या बचता है, तो 4 चौके 16 होते हैं, लगभग 4। इसका मतलब जो विधानसभा की, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी जो वोट वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी आएगी, वो 4 निकल कर आएगी विधानसभा के सदस्यों की। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको एक आंकड़ा लेकर बताया है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली है। तो इस तरीके से निकालते हैं, एक्यूरेट वैल्यू आप निकाल कर, आप लेकर निकाल सकते हो, आप कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ की आसानी से कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाती है। अगला आता है, इसी सिद्धांत के माध्यम से अलग अलग राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत मत सूत्र के माध्यम से ही निकाला जाता है। तो किसी भी राज्य का आप अलग अलग से भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि शेषफल 500 से ज्यादा आता है, तो जैसे यहाँ पर हमने भाग देने का यहाँ पर प्रयास किया था, यदि ये शेषफल 500 से ज्यादा आ जाता था तो एक बढ़ा देते, जैसे मैंने यहाँ पर एक बढ़ाने का प्रयास किया क्योंकि पूरा पूरा नहीं आ रहा था। और यदि 500 से कम आता है तो शेषफल को हम क्या कर देते हैं, तो उसमें से एक कम कर देते हैं बस। जैसे मान लो ये किसी तरीके से 500 से कम आ जाता तो इसे 4 की जगह 3 कर देते, और यदि ये 4 से 1 से ज्यादा आ रहा है और 500 से ज्यादा आ रहा है तो 3 की जगह से हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी वोट वैल्यू को निकाल सकते हैं समरूपता के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है संघ और राज्य के बीच समतुल्यता का सिद्धांत। तो संघ और राज्यों के बीच समतुल्यता कैसे रहेंगे, देखो इस सिद्धांत के द्वारा संसद के सदस्य की वोटिंग वैल्यू निर्धारित किया जाता है। कैसे किया जाता है, वो देखो वोट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सभी राज्य के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य कैसे, जैसे मान लो अभी हमने मत मूल्य निकाला, यूपी का मान लो 4 निकाला, एमपी का हमने 3 निकाल लिया, और उसके बाद में अलग अलग राज्यों के हमने वोट वैल्यू यहाँ पर निकाली, और उसके बाद में संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, तो जो संसद के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं उससे इसको भाग दे देना। तो कुल कुल 28 राज्यों के वोट वैल्यू निकालना है आपको, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वोट वैल्यू निकालना है। उसके बाद में कुल संसद के निर्वाचित सदस्यों से उसे भाग दे देना, जो भी निकल कर आएगा आपका वही आपका यहाँ पर आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से समतुल्यता का सिद्धांत होता है। अब जो मेन है हमारा उसे देख लेते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिद्धांत। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिद्धांत क्या कहता है, देखो इस सिद्धांत के तहत चुनाव जीतने के लिए मतों का एक कोटा तय किया जाता है, अर्थात कितना, 50% +1। कुल मिलाकर आधे से अधिक वोट चाहिए, जब भी आप वहां पर जीत सकते हैं। जैसे वोट मूल्य क्या होगा, वोट मूल्य इस तरह से निकालेंगे, कुल पड़े वैध मतों की संख्या होगी, और भरे जाने वाले पदों की संख्या होगी। कितने पद भरे जा रहे हैं उससे उसे भाग दे देना है, और प्लस क्या कर देना है, एक जोड़ देना है इसमें। वो यहाँ पर क्या होगा, आपकी वोट वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाती है। जैसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में देखो प्रेफरेंस दी जाती है इसमें। जैसे मान लो ABCD तीन, यहाँ पर 5 व्यक्ति खड़े हैं इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। कोई एक्स व्यक्ति आया, उसने इस तरीके से प्रेफरेंस दी, कोई दूसरा व्यक्ति आया वाई, इसे मैं यहाँ से ऐसे वाई, उसने दूसरे इसको ए को प्रेफरेंस जो दी है उसने, वो ये दे दी इसने। मान लो इसने 2 दे दिया, इसको इसको 1 दे दिया, इसको 3 4 और इसको 5 दे दिया। उसके बाद में कोई जेड आया, तो जेड ने जो करा है उसको इसको 1 2 5 4 और 3 दे दिया। उसी तरीके से कोई और व्यक्ति आएगा, मान लो कोई और जैसे आ जाए, मैं आपसे कह दूं जी व्यक्ति आ गया कोई, तो जी ने क्या करा, इसको भी 1 इसको 5 दे दिया, इसको 4 3 और 2 दे दिया। उसी तरीके से कोई एच आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एच जो आएगा आपका वो यहाँ पर भी 1 3 4 2 और 5। इस तरीके से वोट वैल्यू दिखाई जाती है यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले रैंक किसे दी गई है सबसे ज्यादा, देखो ए को दी गई है, तो ए को पहली रैंक, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 4 लोगों ने ए को रैंक दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो निर्वाचन होगा
वो निर्वाचन, अब निर्वाचन में जीतेगा कौन, निर्वाचन में ए जीत जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर आगे वोट वैल्यू निकाला जाता है। अब देखो यदि ये किसी तरीके से वैल्यू बराबर हो जाती, मान लो बराबर किस तरीके से होती, जैसे यहाँ पर भी दो, इसको ये दो दे देता, इसको किसी को ये यहाँ पर दो को एक बना देता। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ भी दे दी गई। तो यहाँ भी अभी भी इस कंडीशन पर कौन जीतेगा, अभी इस कंडीशन पर भी अभी भी एक ही जीतेगा। लेकिन यदि क्या हो जाए कि इसको हम क्या करते हैं, इसी की वोट वैल्यू को बदल देते हैं, जैसे हम मैंने इसकी वोट वैल्यू को इसको बदला, तो इसको एक बना दिया। अब देखो इसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, देखो बी में देखो ए को प्रेफरेंस कितनी है, ए को एक है, ए को एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब यदि यहाँ पर देखें बी को कितनी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो अब ये जो है वोट जो है ये बदल जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, एक प्रिपरेशन जो होती है वो दो को मिल रही है ज्यादातर, जो दो को मिल रही है, तो इसमें जो जो सबसे लास्ट वाली प्रिपरेशन है, सबसे इसमें लास्ट वाले को हटा दिया जाएगा, और जब लास्ट वाले को हटा दिया जाएगा और जो इसकी वोट है वो पिछले वाले को वितरित कर दी जाती है, जो पीछे के हैं। मान लो एक ई को हटाया, जो ई को हटाया तो पिछले जो चार है इनमें इनको वोट को बांट दिया जाता है, और ये क्रम बार बार चलता है और जब तक चलेगा जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हमारी एकल संक्रमणीय मत पद्धति आगे बढ़ती है। नेक्स्ट राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे होगा, अनुच्छेद 56 में कहा गया है क्या, कि जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उसके 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। लेकिन 5 साल के बाद जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक भी वो अपने पद पर बना ही रहेगा। मान लो 5 साल के बाद इलेक्शन हुए, 3 महीने बाद कोई व्यक्ति नया राष्ट्रपति बनकर आया, तो वहां पर क्या होगा, वो 3 महीने, 5 साल 3 महीने तक वो अपने पद पर बना रहेगा। कुल मिलाकर किसी भी राष्ट्रपति के 5 साल पूरे होने पर, और यदि नया राष्ट्रपति आने में थोड़ी बहुत देरी हो रही है, तो वो जो पिछला राष्ट्रपति है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक पुराना पिछला राष्ट्रपति कोई नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। इसे समय से पहले त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये पीछे मैंने महाभियोग की प्रक्रिया अभी बताई थी और डिटेल में भी अभी आपको मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। संविधान के उल्लंघन के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। यदि संविधान का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे देखो अनुच्छेद 61 के तहत इस पर महाभियोग द्वारा इसे हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, रिक्त कर दिया गया या उसको उस पर महाभियोग लगा दिया गया, तो इस परिस्थिति में इसका कार्यभार अर्थात राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालेगा वो एक तरीके से उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। नेक्स्ट आपका देखो, जब राष्ट्रपति का पद त्याग, मृत्यु या हटाए जाने से खाली हो जाए, कब, और उपराष्ट्रपति कब संभालेगा, इन परिस्थितियों में संभालेगा राष्ट्रपति के पद। इस आधार पर नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर कराया जाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति को पद से हटाना, वो राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी हटा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देगा वो किसे देगा, वो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति पर देखो पहले आप महाभियोग ही देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगता है। देखो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है और थोड़ा सा आपको 56 में भी दिखाई देता है, ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। उसके बाद इसका आधार, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब लगेगी, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, तो उस दौरान राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका प्रक्रिया देखो किस तरीके से चलती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया वो किस तरह चलेगी। महाभियोग का प्रस्ताव महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देनी होगी कि हाँ जी आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है। तो इस प्रकार से पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी को भी हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, उसके बाद वो प्रक्रिया चलाई जाएगी आगे के लिए। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूछता है कि किस सदन में लाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, अर्थात या तो वो आप लोकसभा में ले आइए या फिर आप राज्यसभा में ले आइए, तो किसी भी सदन में आप इसको ला सकते हैं। प्रस्ताव संकल्प के रूप में लाया जाएगा जिस पर उस सदन के 25% सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर हस्ताक्षर होना आवश्यक होंगे, अर्थात जिस सदन ने महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है उस सदन के कम से भी कम प्रस्ताव पर 25% व्यक्ति वहां पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इसका मतलब ये है, जैसे लोग राज्यसभा में लाएगा तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250, इसका 25% निकालो आप, 25 चौका 100, 4 6 24,
तो लगभग जो बनेगा वो 62 बनेगा। तो 62 लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा, 62 लोगों के हस्ताक्षर यहाँ पर प्रस्ताव पर होने चाहिए। यदि इससे कम संख्या रह जाती है, 25% से कम रह जाती है, तो प्रस्ताव यहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। वह सदन वह सदन अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अर्थात मान लो जैसे राज्यसभा में लाया गया प्रस्ताव, राष्ट्रपति को सूचना भी दे दी गई 14 दिन पहले की, और यदि जो प्रस्ताव लाया गया यदि उसके 2/3 सदस्यों ने, राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने यदि उसको पारित कर दिया, इन्होंने जैसे 3 × 8 = 24, 80, तो 8 दूनी 16, 160 लोगों ने यदि ये प्रस्ताव पारित कर दिया तो ये प्रस्ताव फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अर्थात ये मैंने एग्जाम्पल दिया राज्यसभा का, आप किसी भी सदन में से पेश कर सकते हैं। तो दूसरा सदन कहाँ जाएगा, ये जो प्रस्ताव है उसके बाद फिर लोकसभा में चला जाएगा, और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की फिर से जांच करेगा, और दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपने पक्ष में तर्क रखने का मौका दिया जाएगा। अर्थात पहले सदन में तर्क रखने का मौका नहीं है राष्ट्रपति के पास, दूसरे सदन में तर्क रखने का मौका है। अब वहां पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे। अब राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए देखो स्वयं भी जा सकते हैं और किसी अपने प्रतिनिधित्व को भी भेज सकते हैं वहां पर। जैसे महावक्ता होता है, जो वकील होता है, वो भी जा सकता है भारत सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए। तो जो राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना पक्ष रख सकता है। तो देखो यदि दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। तत् इस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। देखो 3 चीजें याद रखनी है आपको। पहली कंडीशन कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। ठीक। दूसरी कंडीशन ये है कि 14 दिन पहले उसे सूचना दी जाएगी। तीसरी कंडीशन, प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चौथी कंडीशन, जिस सदन में पहले प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 2/3 सदस्य उसे पारित कर दें। उसके बाद में वो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरे सदन में भेजने के बाद में यदि दूसरा सदन में उसे 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देता है तो सीधे सीधे राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। बस इतनी प्रक्रिया आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद, यदि निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए तो उसमें क्या होगा। देखो इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही करता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होता है। यदि निर्वाचन होने के 6 महीने बाद निर्णय आता है तो उसने उस दौरान जितने भी कार्य किए हैं वे सभी मान्य होंगे। ये आप ध्यान रखेंगे कि मानो किसी तरीके से निर्णय 6 महीने बाद आया, और यदि 6 महीने बाद निर्णय आया तो जो इस दौरान 6 महीने के भीतर भीतर उस राष्ट्रपति ने जो कार्य किए हैं, जिसको हटाया गया है, तो वो सभी के सभी मान्य होंगे। ये भी आप ध्यान रखना, उनको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या क्या शर्तें होती हैं। तो 50 मतदाताओं का अनुसमर्थन होना चाहिए। अर्थात 50 मतदाताएं, जो जैसे चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, तो 50 मतदाताओं का समर्थन होना चाहिए। पहली कंडीशन। जब ये टिकट लेने जाएंगे, जब संविधान बना था तब ये संख्या केवल कितनी थी, तब ये संख्या केवल 2 थी। ये ध्यान रखना है। 50 मतदाताओं का प्रस्ताव होना चाहिए। देखो समर्थन भी देने चाहिए। अब जो समर्थन दे रहे हैं ना, ये प्रस्तावित नहीं होने चाहिए। ये 50 जो होंगे वो भी अलग होने चाहिए। ये आप ध्यान रखना कि 50 मतदाताओं का तो समर्थन और 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये अलग अलग है संख्या। ऐसा नहीं है कि जो समर्थन कर रहा है वही प्रस्ताव देगा, नहीं, ये दोनों की संख्या अलग अलग देखने को मिलेगी। और निर्वाचन के लिए 15,000 रुपए की राशि आरबीआई में जमानत के तौर पर जमा करनी होती है। और यदि कुल जो मैथ मत पड़े हैं, जो वैध मत पड़े हैं, यदि उनका 1/6 मत आप प्राप्त कर लेते हैं तो जमानत राशि आपको वापस कर दी जाएगी। मान लो मोटे तौर पर जैसे 600 मत पड़े, 600 मतों में से आपको 101/6, यदि आपको 100 मत आपको प्राप्त हुए हैं तो जो 15,000 रुपये आपने जमा किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। और यदि मान लो किसी भी तरीके से आप इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाए, मान लो किसी तरीके से 400 ही मत पड़े, और यदि इसी एग्जाम्पल को ले लो, तो यदि आप इस प्रक्रिया को पूरा कर देते हो तो आपको वापस हो जाएंगे पैसे। और यदि आपको 1/6 से रुपए कम रहे, वोट कम मिली, तो आप वहां पर जो 15,000 रुपए की राशि है उसको जब्त कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो आपको वो राशि वापस नहीं दी जाएगी। और इससे संबंधित यदि विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे अनुच्छेद 71 के तहत देखता है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कार्यपालिका की शक्तियां। तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो उन्हें देख लेते हैं।
देखो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 में देखने को मिलेगा आपको। इसमें कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। दूसरा, अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, अर्थात जितने भी कार्य होंगे भारत में सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे। नियुक्ति, ये देखो किस किस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, अन्य चुनाव आयुक्त की, यूपीएससी और वित्त आयोग के अध्यक्षों की ये नियुक्ति करते हैं, एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। तो ये तो मेनली हो गया आपके। तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये भी आपको पीछे भी बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति, अर्थात प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलवाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। एससी, ओबीसी, एसटी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी कौन करता है? ये भी सब राष्ट्रपति ही करते हैं। ये मान लो कि ज्यादातर संविधान में जो नियुक्ति या राष्ट्रपति का प्रावधान, ओ शपथ का प्रावधान है, वो ज्यादातर 90% आपका राष्ट्रपति ही करते हैं शपथ का प्रावधान को पूरा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती हैं? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान मतलब समाप्ति कर सकता है। संविधान के अनुसार कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होंगे। वर्तमान में 3 सत्र चल रहे हैं। एक तो कौन कौन से, जैसे आप देखते हैं मानसून सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो 3 सत्र चलते हैं वर्तमान में। अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हो सकता है। और 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और धन विधेयक जो होगा वो, उस धन विधेयक का जो संबंध होता है वो किससे होता है? धन विधेयक जो पेश किया जाता है लोकसभा में अनुच्छेद 110 के तहत, वो केवल और केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही केवल लोकसभा में पेश किया जाए। ये आप ध्यान रखना। इसमें भी धन विधेयक को पेश करने से पहले भी क्या होगा? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अर्थात ये अध्यादेश क्या होता है? देखो, अध्यादेश एक तरीके से आप ये कह लो कि एक ऐसा आदेश होता है, मान लो लोकसभा या संसद का सत्र नहीं चल रहा और अचानक देश को कानून बनाने की आवश्यकता है, देश के लिए कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अचानक जो कानून बनना है उसको बना सकते हैं। और जब भी संसद का अगला सत्र चलेगा तो ये जो कानून बना था उसको संसद के तल पर रखा जाएगा और यदि संसद उसे पारित कर देती है तो वो कानून ऐसा का ऐसा ही बरकरार रहेगा। और यदि संसद उसे वहीं पर निरस्त कर देती है तो वो कानून वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की अध्यादेश की जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है अनुच्छेद 123 के तहत। 304 है राज्यों के बीच व्यापार संबंधी विधेयक। यदि राज्यों के बीच व्यापार संबंधी कोई विधेयक पारित कराना है तो वह अनुच्छेद 304 के तहत किया जाएगा। दूसरा, सत्र का स्थगन सदन का अध्यक्ष या सभापति ही करता है। ये आप ध्यान रखना। यदि राष्ट्रपति एक साथ दोनों सदनों को संबोधित करता है तो उसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। अर्थात दोनों सदनों को मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, यदि दोनों को संबोधित कर रहा है तो उसे विशेष अभिभाषण के तहत कहा जाता है। और ये 2 कंडीशनों में होता है, एक तो लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हो, दूसरा प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक के दौरान। जो प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम बैठक होगी वो भी, उसके दौरान भी इस तरीके का विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 102 का क्या है के तहत निर्वाचन आयोग की सलाह से संसद सदस्यों के नियोक्ता का निर्धारण करता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक कह लो, वित्त विधेयक कह लो। इनमें क्या है? ये सब के सब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अध्यादेश निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के अनुसार, अभी पे आपको पीछे बताया कि अध्यादेश क्या होता है। कानून बनाने में 3 लोगों की भूमिका होती है। कौन कौन बनाते हैं? देखो, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही कानून बनाते हैं। नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियां क्या होती है? देखो, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है। अर्थात यदि सुप्रीम कोर्ट से भी किसी को सजा दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रही सजा, तो एक अंतिम आपके पास उपाय ये है कि अंत में आप राष्ट्रपति के पास पिटिशन डाल सकते हैं
अर्थात क्षमा याचना डाल सकते हैं राष्ट्रपति के पास। वो राष्ट्रपति के अपने ऊपर है कि वो किसी को क्षमादान दें या ना दें। तो ये जो होता है देखो, ये कई प्रकार से होता है, अर्थात 5 प्रकार से होता है। एक तो होता है क्षमा कर देना। क्षमा कर देने का मतलब बिल्कुल इसे क्षमा से अर्थात अपराध से मुक्त कर देना। दूसरा होता है लघुकरण, अर्थात जो उसकी सजा है उसको थोड़ा सा कम कर देना। परिहार होता है, विराम होता है, फिर विलंबन होता है। तो 5 प्रकार की क्षमा याचनाएं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति ले सकते हैं। ऐसे ही आपका अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय को सलाह लेने की या अर्थात उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, मेन न्यायाधीश होता है, वो क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। अर्थात अनुच्छेद 143 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति सलाह लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, तो मुख्य न्यायाधीश कभी भी उन्हें मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रावधान 143 में किया गया है। 143 में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना चाहें, तो सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, वो बाध्यकारी नहीं होगी। अर्थात राष्ट्रपति उसे माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो राष्ट्रपति के स्वयं विवेक के ऊपर है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह को माने या ना माने, ये उनके ऊपर होगा। अब देखो आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आपातकालीन शक्तियां क्या होती है, देखो ये आगे चलकर मैं आपको इसका भाग पूरा ही पढ़ाऊंगा, आपातकालीन शक्तियां क्या होती है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा मोटा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो आपातकालीन क्या होती है, यदि कहीं राष्ट्रीय आपात आ जाए, अर्थात आंतरिक बाह्य युद्ध हो जाए, बाह्य युद्ध, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाए तो जब लग सकता है राष्ट्रीय आपात, या फिर आंतरिक अशांति हो जाए तो वहां भी लग सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इस तरह के ये युद्ध छिड़ जाते हैं, तो वहां पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब देखो 352 में 4 और जोड़ दो तो 356 बन जाएगा। 356 में ये होता है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। किसके तहत? राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य का या राज्य की जो विधानसभा है वो शासन चलाने में असमर्थ है, तो उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा तो विधानसभा वहां की तो खत्म हो जाएगी, और जो वहां का शासन प्रशासन है वो सीधे के सीधे राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। इसी को ही कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 356 में आप 4 और जोड़ दो फिर से तो 360 बन जाएगा। तो 360 में क्या होगा? वित्तीय आपात। यदि कहीं कोई देश या हमारा देश यदि वित्तीय आपात है, पैसे नहीं है, उस कंडीशन पर भी वित्तीय आपात की कंडीशन लगाई जा सकती है, लेकिन यह भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी अभी हमारे कि हम 360 का प्रयोग करें। भविष्य में क्या होगा वो पता नहीं देखो, लेकिन फिलहाल अभी तक इसको नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति क्या क्या होती है, देखो 110 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। संसद में भी केवल लोकसभा में, ये ध्यान रखें। लोकसभा में धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, बजट का विवरण दिया गया जो बजट पेश होता है भारत का। 267 अनुच्छेद 267 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो हमारी आकस्मिक निधि होती है, जहां से पैसा निकाला जाता है, वहां से व्यय होगा। अर्थात पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप धन निकाल सकते हैं। 280 के तहत राष्ट्रपति ही वित्त आयोग का गठन करते हैं। जैसे वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में, तो ये आपका 15वां वित्त आयोग आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? जिसके अध्यक्ष बने हैं एनके सिंह। वित्त आयोग को मैं पूरा डिटेल के साथ फिर से पढ़ाऊंगा आगे। और अनुदान की मांग की हेतु सिफारिश करता है, अर्थात अनुदान मांग हेतु सिफारिश भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके तहत? वित्तीय शक्ति के तहत। राष्ट्रपति की वीटो पावर। देखो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है, वीटो क्या होती है? वीटो होती है, वीटो का मतलब ही होता है मना कर देना। वीटो, VITO, वीटो का मतलब मना कर देना। बस देखो जैसे यदि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। एक तो पॉकेट वीटो, एक होती है अत्यंतिक वीटो, और एक होती है निलंबनकारी वीटो। अर्थात पॉकेट वीटो, ये पॉकेट नहीं है, ये पॉकेट है। पॉकेट वीटो जो है विधेयक पर कोई निर्णय न देना, अर्थात कोई विधेयक आ गया राष्ट्रपति के टेबल पर, तो राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जब कोई निर्णय नहीं दिया तो उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, अर्थात वो राष्ट्रपति उसे जेब में धरे घूम रहे हैं। इस तरह का प्रावधान देखने को मिलेगा। दूसरा होता है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो में क्या होगा? विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित करना। अर्थात इसका मतलब यह है कि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर आया,
तो राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिया कि उसमें ये कहा कि सुझाव दे दिया कि आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो, या फिर थोड़े से इस तरीके से इसे कर लो। तो वो संसद अर्थात लोकसभा या राज्यसभा के ऊपर है कि उसे चेंज करे या ना करे। यदि दोबारा से उसे भेज दिया तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को फिर हस्ताक्षर करने ही होंगे। तीसरी होती है निलंबनकारी वीटो। विधेयकों को आपत्ति सहित संसद में पुनर्विचार हेतु भेजना। यदि किसी विधेयक पर आपत्ति है राष्ट्रपति को, तो संसद को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और यदि पुनर्विचार के लिए भेज दिया और संसद ने फिर से उसे लौटा दिया, चाहे उसमें चेंज करके लौटाया चाहे उसमें चेंज करके नहीं लौटाया, तो फिर अभी उस विधेयक को भी राष्ट्रपति को पास करना ही होगा, पारित करना ही होगा। ये अनिवार्य होता है। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्तियों का प्रयोग करते हैं: पॉकेट वीटो, आत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। अब देखो, संसद सदस्यों का मनोनयन। तो संसद सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो किसके तहत होता है? जैसे अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को नामित कर सकता था राष्ट्रपति, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कोई भी लोकसभा में एंग्लो इंडियन नहीं है। दूसरा है अनुच्छेद 80(3) के तहत, तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में अनुभवी हो या उन्होंने विशेष कार्य कोई किया हो। तो राज्यसभा में ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित जो करते हैं राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के तहत करते हैं। नेक्स्ट आपका अध्यादेश निकालने की शक्ति। ये पीछे ही बताया मैंने, और एक बार बता देता हूँ। देश को कानून की तत्काल आवश्यकता हो, यदि देश को, और संसद का देखो सत्र नहीं चल रहा, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा और देश को यदि आवश्यकता है तुरंत, तो वहां पर इस तरीके के तत्काल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रपति कोई भी कानून जारी कर सकते हैं, लेकिन वो कानून कितने महीने तक जारी रहेगा? वो केवल 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। ये आप ध्यान रखना। तो देश के कानून की तत्काल आवश्यकता हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, और उपरोक्त दोनों शर्तों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है, और इसका प्रभाव संसद सत्र आरंभ होने से 6 सप्ताह तक बना रहेगा। जब तक संसद का सत्र आरंभ होगा, उसके आरंभ होने के 6 सप्ताह तक, इस 6 सप्ताह में संसद या लोकसभा या राज्यसभा चाहे तो इसे निरस्त कर दे, चाहे इसे पास कर दे। यदि पास कर देती है तो कानून बना रहता है, और यदि पास नहीं करती है तो वो ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखो ना, 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि संसद उसका अनुसमर्थन करती है तो कानून बन जाता है, नहीं तो वो वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकता है जिनका वर्णन संघ सूची में किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति को उस अध्यादेश निकालने की शक्ति किस पर दी गई है? केवल संघ सूची के विषय पर। अर्थात इसका मतलब यह है कि ना तो समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश निकालने की शक्ति है राष्ट्रपति को, और ना ही राज्य सूची पर। केवल और केवल संघ सूची के विषय पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित देखो अन्य तथ्य भी है। देखो, यह देश की तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, और बाद में इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला था। दूसरा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं था, इसलिए ये निर्विरोध माना जाता है। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे। दूसरा, भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति। तो भारत रत्न प्राप्त जो राष्ट्रपति हैं, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो भारत रत्न दिया जा चुका है 6 राष्ट्रपतियों को। और देखो ध्यान रखना, राष्ट्र जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में दिया गया इनको, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, वीवी गिरी को 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। अर्थात 3 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। अर्थात 3 कार्यकाल मतलब तीसरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे, 2 पूरे किए थे, एक आधा रह गया था। ये लगातार 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और दूसरी जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें नंबर की है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भी है। वीवी गिरी एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति थे। अर्थात निर्दलीय मतलब ये किसी दल से संबंधित नहीं थे, निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए थे।
अब देखो भारत के राष्ट्रपति कौन कौन है ये जरूर ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, वराहगिरी वेंकटरमन, फखरुद्दीन अली अहमद, बी डी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद में डॉक्टर के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और वर्तमान में है हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति होंगी और इनका अभी ये निर्वाचित होकर आई है। तो अपना यदि कोई बीच में अ, विपत्ति नहीं आई तो अपना पूरा 5 साल तक ये निर्वाचन पूरा कर जाएंगे, अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा करेंगी। और देखो ये राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति आपका यहाँ पर हो जाता है समाप्त। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप उसको मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।